नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंडमार्क जजमेंट नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। क्योंकि इसने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। होमोसेक्सुअलिटी जो थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। 2018 का जजमेंट है ये, लेकिन इसकी कहानी 1994 से चल रही है। कैसे चल रही है? एक एनजीओ था, एड्स भेदभाव विरोधी अभियान। अब इसने क्या सोचा कि तिहाड़ जेल में कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस निकल के आए हैं कि जो मेल इनमेट्स थे वो आपस में इंटीमेट हो रहे थे, कंसेंशुअल सेक्स कर रहे थे वो लोग। ऐसे कुछ इंस्टेंस निकल के आए, तो उन्होंने ये सोचा कि भैया तिहाड़ जेल में कॉन्डम्स बांट दो। अब कॉन्डम्स बांटने के लिए ऐसे तो फेंक के आ नहीं सकते, परमिशन चाहिए थी। वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। सुपरिटेंडेंट ने इसलिए मना कर दिया कि अगर आप ऐसे कॉन्डम बांटोगे, मेल इनमेट्स अगर ये सब करेंगे, इससे होमोसेक्सुअलिटी बढ़ेगी। इनकरेज कर रहे हो आप होमोसेक्सुअलिटी को, तो ये तो हम अलाउ नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया, 1994 में दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। 2001 टाइम आया जब वो पिटीशन डिसमिस कर दी। ये नहीं, कुछ नहीं हो सकता, सही है सेक्शन 377। अब 2001 में एक और केस हुआ, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का। वही सेम टू सेम सेक्शन 377 आप वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। तो नाज फाउंडेशन एक एनजीओ था जो कि एड्स और एचआईवी से रिलेटेड काम करता था। तो ये ऐसे प्रोविजन से डील करते रहते थे, तो इनके सामने ये सेक्शन 377 वाला मामला आ गया कि यार ये कैसा है, ये तो गलत है। तो इन्होंने 2001 में पीआईएल फाइल कर दी। 2004 वो टाइम आया कि वो पीआईएल डिसमिस हो गई। इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करी, वो डिसमिस हो गई। 2006 में इन्होंने स्पेशल रिव्यू पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये सब अभी दिल्ली हाई कोर्ट में ही चल रहा था। अब बात आई सुप्रीम कोर्ट में, और स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई। इनका ये कंटेंशन था कि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायलेट कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, क्या क्या कंटेंशंस थे, क्या क्या बोला गया, ये सब हम देख। तो नाज फाउंडेशन वाले में पिटिशनर जो कि नाज फाउंडेशन था, उसने क्या बोला कि जो सेक्शन 377 है, अब इन सेक्शन को 15 को भी हटा दो अगर हमको मोटा मोटा देखना है, तो 14 और 21 इनको डायरेक्टली वॉयलेट करता है। कैसे वॉयलेट करता है? क्योंकि भैया अगर हम आर्टिकल 21 को ही आप देखोगे, उसमें राइट टू प्राइवेसी है या नहीं है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है या नहीं है, राइट टू ऑटोनॉमी है या नहीं है। तो अगर राइट टू प्राइवेसी है तो राइट टू डू कंसेंशुअल सेक्स विथ एनीवन इन प्राइवेट, तो ये उसमें कवर होगा नहीं या नहीं होगा? मेरा पार्टनर कौन होगा, मैं किसके साथ कंसेंशुअल रिलेशन बनाऊंगा, ये मेरा अधिकार होगा या नहीं होगा? क्या ये आर्टिकल 21 में कवर नहीं होगा? क्या बिल्कुल होना चाहिए, ये पिटिशनर ने बोला था। दूसरी चीज़ कि भैया सेक्शन 377 सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि जैसे मान के चलो होमोसेक्सुअलिटी है ना, एक मेल दूसरे मेल के साथ करता है, ठीक है। अब एक मेल दूसरे मेल के साथ सेक्स तभी करेगा ना जब वो खुद उससे अट्रैक्टेड होगा, है ना। अगर वो उससे अट्रैक्टेड है ही नहीं तो वो क्यों करेगा? इसका मतलब एक तो उन लोगों की बात हो रही है जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही यही है। इसका मतलब ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है। कौन से लोगों को? LGBTQ इनको टारगेट कर रहा है ये तो डायरेक्ट, क्योंकि ये लोग LGBTQ के लिए ही है ये। भैया लेस्बियन होगा, गे होगा और बाइसेक्सुअल होगा, ट्रांसजेंडर होगा, क्वेयर होगा, तो यही तो लोग करेंगे आपस में साथ में। तो उन्हीं को तो ये क्रिमिनलाइज कर रहेगा, उन्हीं को तो ये सज़ा देगा। तो उन्हीं के लिए ये तो कुल मिला के डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। हो सकता है थोड़ी जो लैंग्वेज है थोड़ी ऑफेंसिव हो जाए मुझको, लेकिन समझाने के लिए इस तरीके से बताना पड़ रहा है कि भैया ये जो सेक्शन 377 है, अब जो मेरा अट्रैक्शन है वो एक लड़की के लिए, ठीक है, लेकिन मान के चलो कि अगर मैं गे होता तो लड़के के लिए होता मेरा अट्रैक्शन।
तो भैया मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही यही है, तो सेक्शन 377 तो मुझको ही करेगा ना, दूसरे आदमी को क्यों करेगा ये? तो ये तो मेरे लिए है ना, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना मेरे साथ। अब रिस्पोंडेंट का क्या कहना था इसमें? रिस्पोंडेंट का ये था कि भैया पब्लिक सेफ्टी के लिए तो हम कर सकते हैं, आर्टिकल 14 और 21 का ये है कि वायलेट हो या नहीं हो, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए तो हम कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं। तो ये रिस्पोंडेंट का ये कहना था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि हाँ भैया आपका राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि LGBTQ ही अफेक्ट हो रहे हैं इस सेक्शन से, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। तो कर दो। लेकिन अब एक और केस हुआ, सुरेश कुमार कौशल एंड अदर्स वर्सेस नास फाउंडेशन। आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि ये जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इसी की अपील वापस से हुई थी, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन में। ठीक है, अब इसमें जो पिटिशनर थे, अपीलिएट थे, जो जिन्होंने ये सुरेश कुमार कौशल और अदर्स, ये जो पार्टी थी, इन्होंने क्या बोला कि भैया इस जो सेक्शन है इसमें लिखा हुआ है कार्नल इंटरकोर्स। अब ये जो कार्नल इंटरकोर्स है ये सिर्फ उन लोगों को नहीं, जो भी करेगा सबके लिए हार्मफुल है ये तो, ऐसा इनका कहना था कि कार्नल इंटरकोर्स जो है वो तो हर किसी के लिए हार्मफुल है, हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, इतनी क्षमता है इसमें कि यह कार्नल इंटरकोर्स जो है वो हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप उसकी अगर लैंग्वेज पढ़ो सेक्शन 377 की, तो इन एन अननेचुरल वे, ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा ये इन्होंने ये बोला कि भैया ये जो है वेरी स्मॉल सेक्शन को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि LGBTQ बहुत सारे नहीं, बहुत कम ही लोग हैं, तो बहुत स्मॉल सेक्शन के लिए आप सेक्शन 377 क्यों भैया आप वो कर रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हो। उसमें इन्होंने ये बोला कि भैया जो कार्नल इंटरकोर्स की जो आप बात कर रहे हो ना, वो पूरे स्टैट्यूट में डिफाइन नहीं किया हुआ, आप किस तरीके से बोल रहे हो कि ये आएगा या ये आएगा। भैया मेरे इनका जो कहना है कि भैया अगर मेरी डेफिनेशन है तो कार्नल इंटरकोर्स हार्मफुल नहीं है, मतलब कुल मिला के इनका ये कहना डिफाइन नहीं किया हुआ, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हार्मफुल है या नहीं है, कि ये किस एक्ट को आप कार्नल इंटरकोर्स बोल रहे हो, इनका ये कहना था। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ आपकी बात तो सही है कि भैया जो सेक्शन 377 जो है वो किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, वो एक एक्ट को टारगेट कर रहा है, वो किसी एक्ट को क्रिमिनलाइज कर रहा है कि आप ये एक्ट करोगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब वो एक्ट चाहे जो भी करे, LGBT करे या कोई और सिटीजन करे, कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो उसका, कोई भी करे, हम तो इस एक्ट को वो कर रहे हैं। ये इन्होंने जजमेंट दिया था कि ये तो जेंडर न्यूट्रल है। और दूसरी चीज़ ये बोली कि दिल्ली हाई कोर्ट ये कि और दूसरी बात ये बोली कि जो कोर्ट ने जिसका ये फैसला सुनाया था उन्होंने और इंसिडेंट्स नहीं बताया कि भैया ये कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। आप बोल तो रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है बता नहीं पाए आप। इसीलिए जो जजमेंट दिया था उसको ओवररूल कर दिया और सेक्शन 377 को वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया। तो ये तो हुआ था। उसके बाद लास्ट जो जजमेंट आया था, जिसको हम बोलते हैं, वो है नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट। अब उसमें क्या हुआ था, क्या बोला गया था? अब नवतेज सिंह जौहर का जो जजमेंट था जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये जजमेंट दिया था और यूनानिमस जजमेंट था ये। हर एक आदमी ने बोला कि हाँ ये सही है, और जितने भी टेस्ट कर सकते थे पूरा एक टेस्ट किया कि हाँ भैया ये कैसे कैसे। तो इसमें ये बोला गया था कि ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 14, 19 और 21 को वायलेट करता है। कैसे करता है? तो सबसे पहले तो इन्होंने एक डॉक्ट्रिन यूज़ करी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, कि भैया कोई भी सोसाइटी है वो हमेशा आगे की तरफ जाना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि पीछे की तरफ। कि ज़रूरी नहीं है कि पहले जो कानून यूज़ हो रहे हैं, जो प्रोविजंस यूज़ हो रहे हैं वो आज ही यूज़ हो, उसको थोड़ा बेटर किया जाए। और दूसरी चीज़ की जो कोर्ट ने बोला था, जो पिछला जो जजमेंट आया था
सुरेश कुमार कौशल होगा, उन्होंने ये उसमें ये बोला गया था कि सिर्फ माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी है सिर्फ इस वजह से आप किसी सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कि हाँ छोटे से लोगों को ही तो फ़र्क पड़ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरी चीज़, अब आर्टिकल 14, 19, 21 को क्या वाकई में ये इन्फ्रिंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेन चीज़ थी, जो मेन इंटेंशन था कार्नल इंटरकोर्स वाली जो बात थी कि हार्मफुल होता है। हार्मफुल मतलब क्या, कार्नल इंटरकोर्स क्यों रखा गया था, वुमेन और चिल्ड्रन को बचाने के लिए, कि वुमेन और चिल्ड्रन बचे रहे बस। तो वुमेन के लिए तो भैया सेक्शन 375 ऑलरेडी है, और चिल्ड्रन के लिए पॉक्सो है, तो फिर क्या दिक्कत है, कार्नल इंटरकोर्स आप रखने दो। दूसरी चीज़, आर्टिकल 19 का वायलेशन। आर्टिकल 19 का वायलेशन कैसे है कि भैया आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ चॉइस भी तो आ रहा है, एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ चॉइस आएगा कि नहीं आएगा। आर्टिकल 19 में जब तक वो चीज़ किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं आ रही, पब्लिक मोरालिटी को इन्फ्रिंज नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आर्टिकल 19 में आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि पब्लिक मोरालिटी तो हो सकती है इन्फ्रिंज हो जाए, तो उस पर भी सुप्रीम ये इस जजमेंट में अच्छी बात बोली थी एक, वो अभी बताता हूँ एक सेकंड। आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट कैसे हो रहा है कि भैया राइट टू चूज योर पार्टनर और सेक्सुअल पार्टनर, या फिर राइट टू चूज योर कंपेनियनशिप, ये भी तो आपका आर्टिकल 21 में आपका ये राइट है। राइट टू प्राइवेसी कैसे, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सेक्सुअल प्राइवेसी भी तो है, राइट टू सेक्सुअल प्राइवेसी भी तो है। दूसरी और ये तो इन्होंने बोल दिया, कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी जिससे सेक्शन 377 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो सकता है, इतने में ही हो सकता है। दूसरी चीज़ इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोली कि भैया जब भी ये सवाल आता है ना, कभी भी जब ये सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोसाइटल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऊपर है या सोसाइटल मोरालिटी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमेशा ऊपर रखेगा। किसी एक इंसान की फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज हो रहा है तो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, भले ही वो सोसाइटी के हिसाब से वो गलत है, कोई दिक्कत नहीं, सोसाइटी के हिसाब से गलत है तो गलत रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी का अधिकार है कि भैया वो अपना सेक्सुअल पार्टनर चुने, कोई भी हो भले से वो, ये उसका अधिकार है। सोसाइटी उसको गलत समझे या नहीं समझे, लेकिन वो उसका फंडामेंटल राइट है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो तो वही फैसला सुनाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसको फैसला सुनाना पड़ेगा। इसीलिए सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये था पूरा जजमेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।